अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जी सर, वालेकुम सलाम सर। आवाज़ आ रही 9:01 हो चुका है। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी फोर्थ क्लास है। एंड कल की लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि एक सैलरीड पर्सन का रिटर्न सिंपल सा कैसे बनता है। आज हम थोड़ा आगे जाएंगे। मैं आपको स्मॉल स्मॉल टुकड़ों के अंदर, पीसेस के अंदर आपको पहले सिखाऊंगा। कि पहले आपको मैंने सैलरी सिखा दिया है। आज भी हम बात करेंगे कि कौन सा फॉर्म यूज होता है किस कंपनी के लिए, कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है। अगर आपके पास फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हो, मिसाल के तौर पर सोल प्रोप्राइटर है, तो वो किस सेक्शन में जाए, स्केजुअल में जाएगा। अगर मेरे पास एलएलसी है तो वो कैसे फॉर्म किस तरीके से उसका रिटर्न बनेगा, कौन सा फॉर्म यूज होगा। क्योंकि अब हम स्केजुअल सी की तरफ जा रहे हैं, और स्केजुअल सी का मतलब ये होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल मेंबर कंपनी का अगर किसी को रिटर्न बनाना है तो उसके लिए स्केजुअल सी यूज होता है। आज हमारे जो है कि कंपनी फॉर्म्स पढ़ेंगे थोड़े से, और डेटा पढ़ेंगे कि कौन कौन सा डेटा उसके अंदर यूज होता है। स्केजुअल सी की डिटेल्स पढ़ेंगे, और सिनेरियो नंबर 2 एक छोटा सा स्केजुअल सी का सिनेरियो बनाएंगे हम। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम एक इंडिविजुअल का, सैलरीड पर्सन का रिटर्न बनाया था, आज हम एक इंडिविजुअल का अगर बिजनेस करता है या उसने एलएलसी बनाई हुई है उसका रिटर्न भरना है तो किस तरीके से भरेंगे। और हम फिर थोड़ी सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स की कैलकुलेशन भी देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले कुछ फॉर्म्स ऑफ द कंपनीज हैं जो कि रेगुलरली यूज होती हैं। नंबर 1, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर कहीं भी रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, और शाम में मैंने कोई साइड हैसल बनाया हुआ है, लाइक यूबर, करीम में जॉब कार चला रहा हूँ, या मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर अपना स्टोर बनाया हुआ है, या मैं कोई भी काम करता हूँ पार्ट टाइम, या इवन के मैं रेगुलर भी काम करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं जॉब नहीं करता, मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन मैंने उस बिजनेस को कहीं रजिस्टर्ड नहीं करवाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर उस बिजनेस को कहीं रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो मैं उसकी आने वाली इनकम को डिक्लेयर नहीं करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटर का अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि अपने एनटीएन के अंदर आप एक कंपनी ऐड कर लेते हैं, उसका अकाउंट खुल जाता है। यूएस में कंपनी का अकाउंट तो ऐसे नहीं खुलता, ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने नाम के ऊपर बिजनेस कर रहे होते हैं ज्यादातर। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जो कि अपने नाम पे बिजनेस कर रहा है, मिसाल के तौर पे जैसे अभी हम जॉनी लीवर की बात करें, तो जॉनी लीवर ने अगर अपने बिजनेस को कहीं रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ और वो काम करता है, जो कि यूएस के अंदर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, कोई माली का काम कर रहा है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो स्केजुअल सी के अंदर जाएगा। ठीक है। उसे भले 1099 एनईसी मिल जाए, या कैश में पैसे मिल जाए, या उसके बैंक में आ जाए, ठीक है, तो उस सूरत के अंदर वो 1040 का स्केजुअल सी भरेगा। और स्केजुअल सी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस आता है। प्रॉफिट एंड लॉस आप सबको पता होगा कि क्या होता है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट। जैसे हम बनिए की जबान में कह लीजिए कि मैंने कितना, मेरे पास पैसा आया, कितना मेरे बिजनेस के अंदर खर्च हुआ, और कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, इसे कहते हैं हम पीएनएल। इसी तरीके से अगर कोई यूएस के अंदर क्या करता है कि वो कहता है नहीं यार, मैं एक प्रॉपर कंपनी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि एक तो आप उसका बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते कंपनी का। क्यों? क्योंकि उसकी कहीं इसकी शनाख्त नहीं है, कहीं ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के बजाय एलएलसी की तरफ चले जाते हैं।
तो एलएलसी की दो किस्म होती हैं, एक सिंगल मेंबर जिसके अंदर एक पर्सन होता है, और एक होती है मल्टी मेंबर जिसे हम पार्टनरशिप भी कहते हैं। ठीक है। तो अगर एक बंदा यूएस सिटीजन, अभी जहां भी मैं बात करूंगा सारी यूएस सिटीजन की बात कर रहा हूँ, नॉन यूएस सिटीजन की कोई बात नहीं कर रहा, या पाकिस्तान इंडिया वगैरह से आपने एलएलसी बनाई हुई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं जो यूएस में मौजूद है, यूएस सिटीजन है, जिसे 1040 भरना है। ठीक है। तो अगर उसने स्टेट के अंदर एलएलसी बनाई हुई है, और स्टेट का मतलब ये होता है कि यूएस में 52 स्टेट्स हैं, लेकिन 50 स्टेट्स के अंदर एलएलसी बनती हैं। तो आपने किसी भी एक स्टेट के अंदर गए, अपनी एलएलसी बनाई, उसने आपको सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। ठीक है। तो उस सूरत में आप स्केजुअल सी भरेंगे और वही स्केजुअल सी के अंदर पीएनएल आएगा। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा पार्टनर हैं, तो आप स्टेट के अंदर मल्टी मेंबर एलएलसी बनाएंगे, और मल्टी मेंबर एलएलसी का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग। तो उस सूरत में क्या होगा, आप स्टेट के अंदर उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। फिर आपको दो रिटर्न भरने होंगे। एक तो आप पहले अपनी मल्टी मेंबर एलएलसी का रिटर्न भरेंगे, जो कि 1065 होगा। उस 1065 में आप बैलेंस शीट भी कंपनी की डालेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डालेंगे। बीएस का मतलब है बैलेंस शीट। जब आपने 1065 के अंदर अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल डाल दिया, तो पीएनएल की बेस के ऊपर आपका एक निकलता है K1, जो कि बताता है कि इस कंपनी से आपका प्रॉफिट के अंदर कितना शेयर है। फिर ये K1 आप अपना पर्सनल रिटर्न जो होता है 1040, उसके कैजुअल ई के अंदर डाके डाल देते हैं। इसके बाद आती है एस कॉरपोरेशन। एस कॉरपोरेशन सिर्फ और सिर्फ यूएस सिटीजन को अलाउ होती है, नॉन यूएस सिटीजन एस कॉरपोरेशन नहीं बना सकता। एस कॉरपोरेशन कुछ भी इसके एस कॉरपोरेशन इटसेल्फ कोई भी ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ एक ये टैक्सेशन का मेथड है। फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि जो भी हम अभी काम करते हैं, रिटर्न भरते हैं, वो फेडरल का भरते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने लोगों को बेनिफिट देने के लिए एक स्ट्रक्चर लॉन्च किया जिसे कहते हैं एस कॉरपोरेशन। मिसाल के तौर पर आपके पास सिंगल मेंबर एलएलसी है जो एक ऊपर है। आप अगर इसका रिटर्न भरेंगे तो 1040 के अंदर जाके स्केजुअल सी में पीएनएल डाल देंगे। लेकिन अगर आप इसको स्टेट के अंदर 2553 फॉर्म, एक फॉर्म होता है 2553 जिसे हम भरते हैं और स्टेट में जमा करवा देते हैं, तो यही सिंगल मेंबर एलएलसी मेरी एस कॉर्प बन जाती है। एस कॉर्प क्यों बनाई जाती है? वो इसलिए बनाई जाती है कि एस कॉर्प के अंदर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं देना पड़ता। मिसाल के तौर पे अगर मेरी सिंगल मेंबर एलएलसी है, तो मैं स्केजुअल सी के अंदर जाऊंगा, तो मैं दो तरीके के टैक्स दूंगा। फेडरल टैक्स जो कि 20% मिसाल के तौर पर रेट है, और 15.4% जो कि मेरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स है। तो मुझे 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर $35,400 टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैं एस कॉर्प के अंदर जब आऊंगा, तो मैं सिर्फ 15 जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स है वो नहीं दूंगा, सिर्फ 20,000 टैक्स दूंगा जो कि फेडरल का बनता है। 15.4% नहीं दूंगा। अभी मैं इसकी डिबेट पे नहीं जाऊंगा। आप देखें, अभी ऊपर ऊपर रखिएगा चीजों को। आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर, एस कॉरपोरेशन के अंदर तो ऑफिसर को सैलरी लेना जरूरी होता है। तो आप अगर बात कर रहे हैं कि 100% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स खत्म हो जाता है, तो एस कॉर्प के अंदर जब हम सैलरी लेता है ऑफिसर, ऑफिसर का मतलब होता है शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर अगर सैलरी लेगा तो अगर 1 लाख का प्रॉफिट है, 50,000 की सैलरी लेगा, तो 50,000 की सैलरी के ऊपर तो सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर कट जाएगा। मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा। अभी आप यही माइंड में रखें कि जब एस कॉप बनती है, तो एस कॉप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि टू सेव द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। जब मैं एस कॉप के ऊपर आऊंगा, उस वक्त आपको बताऊंगा कि कितनी सेविंग होती है। अभी आपने यही माइंड में रखना है कि अगर एक एलएलसी है, उस बंदे ने अगर अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स बचाना है, तो उस एलएलसी को जो वो टैक्स करवा ले, वो करवा ले एस कॉर्पोरेशन। और एस कॉर्पोरेशन कैसे बनती है, कोई मसला नहीं है। सिंपल एक फॉर्म होता है, डाउनलोड कीजिए 2553, उसको फिल कीजिए और वो स्टेट को फेडरल को फैक्स कर दीजिए, आपका काम खत्म हो गया।
अब आप क्या करेंगे कि एस कॉर्प का एक रिटर्न भरेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप बैलेंस शीट पीएनएल डालेंगे, उस एस कॉर्प में से K1 निकलेगा और वो आपके स्केड्यूल ई के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से सिंगल मेंबर एस कॉर्प भी होती है और मल्टी मेंबर एस कॉर्प भी होती है। मिसाल के तौर पर मेरी मल्टी मेंबर एलएलसी है, मैं चाहता हूं कि यार मेरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स बच जाए, लेकिन मेरी पार्टनरशिप फर्म है तो मैं 1065 नहीं भरूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जब मैं इसका एस कॉर्प बनाऊंगा 2553 फॉर्म भरूंगा और फेडरल में भेज दूंगा, तो इसकी जो टैक्सेशन है वो हो जाएगी एस कॉर्प, और एस कॉर्प की जो टैक्सेशन होगी उसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स आपका सेव हो जाएगा। फिर एस कॉर्प में से एक K1 निकलेगा। K1 का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड यू द डिटेल अबाउट योर प्रॉफिट इन द 1120S। ये 1120S या 1065 सिर्फ और सिर्फ आपका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करती हैं। टैक्स आपका इंडिविजुअल रिटर्न के अंदर जाके कैलकुलेट होता है। आगे जाके इसका भी जब मैं रिटर्न बनवाऊंगा आपसे, तो आपको समझ आएगी कि किस तरीके से 1065 में से K1 निकलता है और वो K1 1060 आपके इंडिविजुअल रिटर्न के अंदर आता है। ये अगली 2-3 क्लासों के अंदर एक आपको मैं दूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप सब आता जाएगा, किसी चीज से परेशान ना होइएगा। इसके बाद आती है सी कॉप। तो सी कॉप का मतलब भी स्टेट के अंदर अलग से रजिस्टर्ड करवानी होती है 1120। इसके लिए इसके अंदर से कोई K1 नहीं निकलता, क्योंकि सी कॉप का मतलब सेम कॉन्सेप्ट है जो कि पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। अगर डिविडेंड मिलेगा तो वो अपना स्केड्यूल बी के अंदर दिखाएगा, अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो वो अपना रिटर्न अलग भरेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरी एक इन्वेस्टमेंट है सी कॉर्प के अंदर, उस सी कॉर्प का प्रॉफिट आया $1 लाख, तो मैं उसके ऊपर सिर्फ 21% टैक्स दूंगा, अपनी जान छुड़ा लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उधर से डिविडेंड दूंगा प्रॉफिट आफ्टर, क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर होता है, तो मैं उस डिविडेंड अगर मैं इशू करूंगा अपने आप को, ठीक है, तो मैं स्केड्यूल बी के अंदर शो करूंगा, वरना नहीं करूंगा। लेकिन ऊपर जितनी भी कैटेगरीज हैं एस कॉर्प की और सिंगल, इनके अंदर K1 120% निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, और आपके इंडिविजुअल रिटर्न में जाएगा ही जाएगा। अब हम आ जाते हैं कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट सिंपल से हैं। NAICS कोड और SIC कोड, ये आपको बहुत मिलेंगे हर बिजनेस रिटर्न के अंदर। NAICS कोड एंड SIC कोड का मतलब ये होता है, NACIS कोड होता है कि आपको एक कोड दिया जाता है कि आपका मिसाल के तौर पर गार्डनर का बिजनेस है तो आपको एक कोड दिया जाएगा, वो NAICS कोड होगा, ठीक है। अब आप गार्डनर के नीचे सब कोड होंगे कि मिसाल के तौर पर आपकी कैटेगरी क्या है। तो अगर ट्रैवल वीजा कंसल्टेंट है मिसाल के तौर पे, तो NAICS कोड होगा एक, ठीक है, वो आप बिजनेस कोड डाल देंगे। इसके साथ आप बोलेंगे कि यार ये वीजा तो है, तो क्या वीजा किस स्टेट का लगाता है या किस उसका लगाता है, कंट्री का लगाता है, तो वो SIC कोड होगा। बाकी एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर EIN, जब भी एक कंपनी बनती है, मिसाल के तौर पर सोल प्रोप्राइटर को हटा के सिंगल मेंबर LLC बने, मल्टी मेंबर LLC बने या सी कॉप बने, हर कंपनी की एक शनाख्त के लिए एक एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर इश्यू होता है। तो आगे जाके जब हमारा LLC फॉर्मेशन का टॉपिक आएगा, उस वक्त हम आपको EIN बनाना सिखाएंगे, ठीक है। अब हम अपने चलते हैं सिनेरियो नंबर 2 के ऊपर। कल हमने क्या किया था कि एक रिटर्न बनाया था। एक जॉनी लीवर साहब अपनी वाइफ के साथ और एक बेटी के साथ रहते हैं US में, और वो एक W2 है, वो एक जगह जॉब करते हैं, और उस जॉब का हमने रिटर्न बनाया था। आज हम वही जॉनी लीवर साहब हैं, लेकिन वो जॉब नहीं कर रहे, उन्होंने अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है कि वो जॉब कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, अपनी वाइफ के साथ है, बिजनेस कर रहा है, एक बेटी है, तो उसका किस तरीके से रिटर्न बनेगा, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि जैसे ही हमारे माइंड में बिजनेस आएगा तो आप पूछेंगे यार ये सिंगल मेंबर है मल्टी मेंबर है, तो ये मुझे ऑर्गेनाइजर बताएगा कि ये सिंगल मेंबर है या मल्टी मेंबर है, ठीक है, और चीजें बताएंगी। आइए पहले मैं ऑर्गेनाइजर देख लेता हूँ। वही ऑर्गेनाइजर है, कोई हमने चेंज नहीं किया है, इसके अंदर डिटेल है।
जॉनी लीवर साहब हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार 1 2 3 मेरा वही, उसका सारी चीजें वही डिटेल है, कोई डिटेल का नहीं है। उसका एड्रेस वही है, ठीक है। एड्रेस के बाद उनकी सारी डिटेल वही है, ठीक है। जॉब कर रहे हैं, स्पाउस है, बेटी है, ठीक है। सारी चीजें अभी उनकी आज सेम है। बस हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि उनके पास अब जॉब नहीं है, उनके पास एक बिजनेस है, सिंगल मेंबर एलएलसी है, ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पे अभी आगे आएंगे। डिपेंडेंट है, वर्चुअल करेंसी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे आते रहिए। रिफंड कहाँ चाहिए मुझे? इस सर बैंक। ऑर्गेनाइजर नहीं नजर आ रहा। ओ, आप भी वो इसकी नजर नहीं आ रही? नहीं नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही। थैंक यू। अब नजर आ रही है आपको स्क्रीन जी मेरी? अब आ गई, अब आ गई। थैंक थैंक यू। मैं शुरू से शुरू कर देता हूँ माजरत के साथ। थैंक यू। तो ये ऑर्गेनाइजर है, सेम ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। अब क्या है कि वो जो इंडिविजुअल हैं, जॉनी लीवर साहब अपनी वाइफ के साथ तो रहते हैं, एक बेटी है, ओहायो में रहते हैं। हमने पहले इनका रिटर्न बनाया था कि ये जॉब करते हैं, एक सिंपल W2 है, ठीक है। एक W2 हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, ठीक है। अभी इसके साथ हम बहुत सी चीजें ऐड करते जाएंगे अभी ग्रेजुअली। आज हमारा ये जॉनी लीवर साहब हैं, वो एक बिजनेस करते हैं, सिंगल मेंबर एलएलसी है इनकी। वही अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, एक बेटी है, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे हैं रिटर्न, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कॉमन छोटी चीजें होती हैं, हमें ज्यादा देखना है कि यह बिजनेस है, ठीक है। तो सिंगल मेंबर एलएलसी यहाँ पे है, ठीक है। और ये आपको पता चलेगा, ये रहा चाइल्ड है, डिपेंडेंट है, अदर डिपेंडेंट है, ठीक है। फॉरेन करेंसी नहीं है, एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। क्लियर रिफंड, किसे बैंक अकाउंट में रिफंड चाहिए? अगर रिफंड इनका बैंक अकाउंट नहीं दिया होता तो हम वहां पे बैंक अकाउंट नहीं डालते, इनके घर के ऊपर चेक आ जाता, ठीक है। एस्टिमेटेड पेमेंट नहीं है। अब ये एम्प्लॉयमेंट, डू यू वर्क फुल टाइम पार्ट टाइम? यस, ठीक है, मैं काम करता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस का मतलब ये होता है कि इन्होंने कोई ना कोई काम किया। अगर यहाँ नो लिखा होता है इसका मतलब है कि इनका अपना बिजनेस नहीं है, ठीक है। अब ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनके अंदर लिखा हुआ होता है कि सिंगल मेंबर है, लेकिन ज्यादातर नहीं। जैसे इस ऑर्गेनाइजर के अंदर हमने नहीं लिखा, तो आपको कस्टमर से पूछना है कि भाई आपकी सिंगल मेंबर एलएलसी है या मल्टी मेंबर एलएलसी है। अगर सिंगल मेंबर एलएलसी है, सॉरी, तो आपके माइंड में सीधा सीधा आएगा कि सिंगल मेंबर एलएलसी है। सर आपने एस कॉर्प तो नहीं करवाई हुई? नहीं, मैंने एस कॉर्प नहीं करवाई हुई, ठीक है। तो ये चीज आप बड़ी ध्यान रखें कि एस कॉर्प के 300 से $400 लिए जाते हैं। आपके पास कोई क्लाइंट आए, उसने सिंगल मेंबर एलएलसी हो और आप उसका एक अच्छा बिजनेस चल रहा हो, तो आपने जो खेलना है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स के ऊपर खेलना है कि सर ये देखें, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसकी आंखें खुलेंगी, तो भाई वो बोले कैसे बचाओ, तो बोले सर इसको एस कॉर्प कर लीजिए। इससे फायदा क्या होता है, इसी तरीके से बिजनेस जनरेट होते हैं। देखिए, कुछ बेनिफिट आप उसे देते हैं, कुछ बेनिफिट वो अपने आप को देते हैं। मिसाल के तौर पे आपका एक बंदा है, आप उसे कहते हैं सर आपका $1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। वो आप कहते हैं सर आप $15,400 इसे अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स दे रहे हैं। हाँ यार, तो सर एक काम कीजिए, इसको एस कॉर्प बना लीजिए। अच्छा यार, ठीक है, एस कॉर्प बना तो क्या होगा सर इसके अंदर, देखें। अच्छा, अब आपका बिजनेस कैसे क्रिएट हो रहा है, अब आप देखते जाओ। आप सर एस कॉर्प करवा लीजिए। अच्छा, एस कॉर्प करवा लूं तो यार कितना खर्चा आएगा सर? $300-400 आएगा, बस, कुछ मसला नहीं। हालांकि सिर्फ एक फॉर्म भरना है और हमने फैक्स कर देना है, आपका काम खत्म, वहां से एस कॉर्प का लेटर आ जाएगा, ठीक है, कि आपकी कंपनी का जो टैक्स मेथड है वो एस कॉर्प कर दिया गया है। $300-400 इससे कमा लिया आपने, ठीक है। अब आप ये देखिए, अब वो बंदा भी सोच रहा है हाँ यार $15,400 मेरा जा रहा है, तो यार इससे अच्छा ये है कि मैं $400 दे दूं। अच्छा, उसको तो $400 दिख रहा है, लेकिन आपका बिजनेस एक खड़ा हो गया। क्यों? एस कॉर्प के अंदर एक तो फर्स्ट टाइम आपने जब एस कॉर्प में कन्वर्ट किया, एक आपको $400 वो मिल गए। अब हर साल वो एक रिटर्न नहीं भरेगा 1040 का, वो दो भरेगा। एक वो 1120 एस भरेगा, तो तकरीबन 400 से $500 आपका 1120 एस का यूएस के अंदर रेट चल रहा है। तो आप 400 से $500 आप यूएस का एस कॉप भर लेते हैं। मैं पाकिस्तान की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। पाकिस्तान में तो यकीन मानो, अल्लाह माफ करे, रेट ही खराब कर दिया पाकिस्तान, इंडिया, फिलिपाइंस। मैं जो भी बात करूंगा यूएस के पर्सपेक्टिव में करूंगा, ठीक है। तो 400 से $500 आपका एस कॉप, वो बड़ी एस कॉप तकरीबन $1000 भी पे। मैं कहता हूँ 400-500 तो आपने कितना उससे जनरेट किया? $900, ठीक है। $400 का वो, $500 का आपने रिटर्न।
अब इसके साथ कुछ पैरोल की कंप्लायंसेस भी एस कॉर्प के साथ आ रही होती हैं, वो भी आपको $300-400 आपको सालाना मिल जाता है। तो एस कॉर्प बनाने से आपको सालाना 800 से $1000 आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। तो जब आप इस चीजों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो फिर आपका माइंड चलेगा कि कैसे मैंने क्लाइंट को भी फायदा देना है। अल्टीमेटली जब आप क्लाइंट को फायदा देंगे तो जब उसका साल का $15,000 बचा रहे होंगे तो 1,500 $1,500 देने में उसको कोई आपको मजायका नहीं होगा। मैं अगेन जा रहा हूँ कि 15,000, अभी सवाल मुझसे ना करना कि सर ये पूरा 15,000 नहीं बचेगा, ये बचेगा वो बचेगा, आखिर जाके सब बताऊंगा, ठीक है। तो अब है, मैंने 1040 मैंने यहाँ लगाया हुआ, डिलीट करना भूल गया हूँ, मैं अभी डिलीट कर दूंगा जब आपको सिनेरियो दूंगा। छोटा सा सिनेरियो ये रहा, लीवर एलएलसी है। जैसे ही मैंने कहा एलएलसी है तो इसका मतलब है इसका ईआईएन भी होगा, ठीक है, और ये स्टेट में भी रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका नाम लिखा होता है जॉनी लीवर, कोई मसले वाली बात नहीं थी। इसका मतलब है कि ये सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर का ना तो ईआईएन होता है ना कुछ होता है, ठीक है। बिजनेस है जो ये 561730 जो साइड में नजर आ रहा है, ये SNACIS कोड है, लैंडस्केपिंग सर्विसेज दे रहा होता है ये इसका ईआईएन नंबर है, और ये लीवर एलएलसी है। तो जब मैंने बोला कि हाँ ये लीवर एलएलसी है, सिंगल मेंबर एलएलसी है, तो मुझे माइंड में सिंपल आएगा कि पहला तो यार सोल प्रोप्राइटर तो नहीं है। सोल प्रोप्राइटर इसलिए नहीं है क्योंकि एलएलसी लिखा हुआ है। नीचे आ जाइए, तो ये सिंगल मेंबर एलएलसी है। मल्टी मैंने क्लाइंट से बोल दिया सर ये सिंगल मेंबर, बोले हाँ मेरी सिंगल मेंबर एलएलसी है। तो एकदम से मेरे माइंड में ठीक है, जब सिंगल मेंबर एलएलसी है तो ये स्केजुअल सी में जाएगी, और जब स्केजुअल सी में जाएगी ये, तो सिर्फ मुझे इसका पीएनएल डालना है, कोई बैलेंस शीट नहीं डालनी, कोई वैल्यू स्टेटमेंट नहीं डालना। तो आज हम, एक बंदा जॉनी लीवर साहब अपनी बीवी के साथ रहता है, मैरिड फाइलिंग फाइल ज्वाइंटली कर रहा है, एक बेटी है उसकी, उसका सिंगल मेंबर एलएलसी बिजनेस है। उस बिजनेस का किस तरीके से रिटर्न बनेगा वो हम देखेंगे, और उस बिजनेस में टैक्सेस किस तरीके से हम पढ़ेंगे वो देखेंगे, ठीक है। आइए, ये रिटर्न मैंने पहले से खोला हुआ है टाइम बचाने के लिए, ठीक है, वही वाला रिटर्न है। अगेन थोड़ी सी डिटेल आपको दिखा देता हूँ ताकि नजर आ जाए। ओहायो में ये रहते हैं, फुल ईयर रहते हैं। आगे जाके ये मल्टी स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। वो लोग जो कि एक साल में 2 से 3 स्टेट के होते हैं, तो होता क्या है कि आपको 2 से 3 स्टेट का रिटर्न फाइल करना होता है। वो रिटर्न आपको इंडिविजुअली नहीं फाइल करना होता है, इसी पे आप अगर मल्टी स्टेट सेलेक्ट कर दें, ठीक है, तो वो आपको रिटर्न सिलेक्ट कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली वो फाइल हो जाता है। ये मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है, ठीक है। जॉनी लीवर साहब हैं, उनका सोशल सिक्योरिटी है, डिजाइनर हैं वो, ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ आ गया। इसी तरीके से उनकी वाइफ है, उनका सोशल सिक्योरिटी है, इंजीनियर हैं वो, उनका भी W2 नहीं है, उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, उनकी एड्रेस आ गया, सारी चीजें आ गई, ठीक है। इधर हमने उनका टेलीफोन नंबर वगैरह डिटेल डाल दी। उनकी एक बेटी है अनुष्का लीवर, ठीक है, 2021 की पैदाइश है, डॉटर है वो, और उनका सोशल सिक्योरिटी आ गया। अब हम जा रहे हैं उनके रिटर्न की तरफ। अच्छा, थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। ये 3 कॉलम हम पहले उसमें भर लेते हैं। नंबर 1 उनकी पर्सनल डिटेल, नंबर 2 बच्चों की डिटेल, और नंबर 3 उनको रिफंड कहाँ चाहिए। बैंक में चाहिए तो बैंक की डिटेल डाल देते हैं। अगर आप बैंक की डिटेल ना डालें तो इसका मतलब है उनको उनके घर पे चेक चाहिए, तो आप कोई डिटेल नहीं डालेंगे। फिर हम जाते हैं इन सेगमेंट्स की तरफ। कल हमने इसको सैलरी का बनाया था, तो मैंने सैलरी का डेटा अभी खत्म कर दिया है। रिटर्न बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो डिटेल हैं जो आपके रिटर्न के लिए है, ठीक है। ये देखिए 1040, सिर्फ और सिर्फ अभी से स्ट्रक्चर करा कि मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। आपको पता है सिंगल क्या होता है कि 30 जून तक अगर कोई बंदा मैरिड नहीं है तो वो सिंगल कहलाएगा। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है, ये सारी चीजें हैं, ओके। सब बिल्कुल बिल्कुल प्योरली खुश पड़ा हुआ है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है 25,900, ये रिटर्न में आती ही आती है। आगे आ जाइए, हम एक छोटा सा रिटर्न बनाते हैं, बंदा स्केजुअल सी, फिर इसके बाद हम रिटर्न को पढ़ने की तरफ जाएंगे। स्केजुअल सी की तरफ चले गए। अगर प्रॉपर्टी होता तो हम स्केजुअल, रेंटल प्रॉपर्टी होगी स्केजुअल ई में जाते, K1 आ रहा होता तो इधर जाते, ठीक है। यहाँ आ जाइए। सबसे पहले बिजनेस का प्रिंसिपल बिजनेस या प्रोफेशन क्या है आपका,
तो ये लिखा हुआ है सिंपल लैंडस्केपिंग सर्विसेज, मैं यही लिख दूंगा लैंडस्केपिंग सर्विसेज। फाइव सिक्स वन सेवन 30, और इसी को ही मैं कॉपी करके ऊपर ले जाऊंगा। आपको स्क्रीन नजर आ रही है रिटर्न की? यस सर, आ रही है। बिजनेस का नाम है लीवर एलएलसी। आगे आ जाइए। ये बंदा है सिंगल मेंबर एलएलसी का रिटर्न बन रहा है। एक बंद पर्सन है, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंट की, बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एड्रेस, एड्रेस आपका घर का भी हो सकता है, जो आप घर से भी बिजनेस कर सकते हैं, अलग भी हो सकता है। अगर आपका घर का एड्रेस है तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। क्यों? बिजनेस एड्रेस इफ डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो डाल दीजिए, अगर सेम एड्रेस है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। ईआईएन नंबर है, ईआईएन नंबर हम यहाँ से उठा लेंगे। ये आपको जो डिटेल मिले, अगर आपको ना मिले तो आप वहां से उनका ईआईएन लेटर लेते हैं, कंपनी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स लेते हैं ऑर्गेनाइजर के साथ। तो इसका है 32123456 7। ये डमी है। अकाउंटिंग मेथड, जो छोटी छोटी कंपनीज होती है उनका अकाउंटिंग मेथड कैश ही रखा जाता है, लेकिन याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप लोग कैश से एक्यूरल और एक्यूरल से कैश में आने के लिए आईआरएस आपसे चने चबवा देता है। तो इस सेगमेंट को बहुत याद से ध्यान से कीजिएगा कि अगर आपकी कंपनी आज कैश कर रही है तो इसको कहिए कि एक्यूरल में जाने के लिए आपको एक लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी आईआरएस के अंदर। क्या लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप लोगों को? आ अब रही आ है रही है सर। सर। ये आवाज थैंक यू सो मच। वन डाल देंगे, वन का मतलब है कैश, टू का मतलब है एक्यूरल। लिखने की कोई जरूरत नहीं, जब ये कह रहा है कि वन लिखो तो वन लिखेंगे, टू का मतलब एक्यूरल है। आगे आ जाइए। अकाउंटिंग मेथड्स वगैरह छोड़ दीजिए, इन्वेंट्री बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब ये बिजनेस किसका है? क्या स्पाउस का है? ज्वाइंट, ज्वाइंट तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सिंगल मेंबर एलएलसी है। सिंगल मेंबर एलएलसी या तो स्पाउस की, या टैक्स पेयर की, तो ये टैक्स पेयर की है। ठीक है, आगे आ जाइए। क्या पहला स्केड्यूल सी भर रहे हैं? हम बोलते हैं हाँ ठीक है, पहला अगर साल है स्केड्यूल कंपनी का तो पहला स्केड्यूल सी भर रहे हैं। आगे आ जाइए। क्या अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो क्या आप 1099 इशू करेंगे? मिसाल के तौर पर मैंने कुछ एम्प्लॉयज रखे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उसकी बात है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा शुरू। यस कर दीजिए। आगे आ जाइए। कुछ भी नहीं है ये सब, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिंगल मेंबर एलएलसी है, डाल दीजिए। ये मेरी बिजनेस इंफॉर्मेशन फाइल हो गई, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं डालना। अब मैं आ जाऊंगा अपना इनकम स्टेटमेंट की तरफ। मैंने कहा ग्रॉस सेल क्या है मेरी, ये मैं पीएनएल के ऊपर आया। पीएनएल का मतलब होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3 लाख की मेरी बिजनेस, मेरा रेवेन्यू है। क्या रिटर्न है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अदर इनकम भी नहीं है, W2 अर्निंग। अब आ जाऊंगा मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ। ये सिर्फ सिंपल डेटा एंट्री है। परचेजेस 75,000 रुपए की और लेबर 50,000 रुपए की, रुपए सॉरी माजरत, डॉलर में बात करूं, वरना कोई अभी कह देगा सर ये तो डॉलर में हम आप पढ़ा पढ़ा रहे हैं और पीछे पीटीआर की बातें कर रहे हैं। आगे आ जाइए। अकाउंटिंग एक्सपेंस क्या है? 12,000 का अकाउंटिंग है, एडवर्टाइजमेंट 18,000 की। इसमें सिर्फ पीएनएल आता है, कोई बैलेंस शीट नहीं आता। अभी मैंने कोई आपको डेप्रिसिएशन नहीं करवाया, अभी मैंने कोई आपको बिजनेस यूज ऑफ, अभी तो बहुत बड़ी पार्टी बाकी है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं, स्टेप बाय स्टेप, कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर ऊपर से लेके आ जाऊंगा तो आप लोगों को
कुछ भी समझ नहीं आएगा। डिलीवरी एंड फ्रेट चार्जेस 5,000, ऑफिस एक्सपेंस 10,000। ये हमारा एक पीएनएल बन गया, इनका जो था वो सारी चीजें डल गई। बस आपने पीएनएल डाल दिया, डिटेल डाल दी। आ जाइए रिटर्न में क्या दिखता है। आज हम देखते हैं कि यार स्केड्यूल सी कैसा दिखता है। सबसे पहले दिखाता हूं आपको मैं स्केड्यूल सी। ये स्केड्यूल सी है। जो लोगों को उस दिन कह रहे थे कि ये स्केड्यूल सी किस तरीके से होगा, तो ये जॉनी लीवर है, इसका प्रोप्राइटर है, ठीक है ना। लीवर एलएलसी के नाम से है। एड्रेस चेंज होता तो इसका मतलब यही है कि जो घर का एड्रेस है ये घर से ऑपरेट करता है। कैश बिजनेस है, ईआईए नंबर है, ये इसका बिजनेस कोड है। 3 लाख का इसको रेवेन्यू है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई 1,75,000। 18,000 की एडवर्टाइजमेंट है। 10,000 के ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। 30,000 का ये है वेजेस। और अदर एक्सपेंस के अंदर नीचे हम आ जाते हैं, अदर एक्सपेंस की डिटेल होगी। अदर एक्सपेंस के अंदर अकाउंटिंग और डिलीवरी चार्जेस हैं जो 17,000। सिस्टम सब कुछ खुद काम कर रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,25,000। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, तो आपको नेट प्रॉफिट आया है 1 लाख। स्केड्यूल सी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने बनाया है वो सिर्फ रिपोर्ट होगा। यहां से 1 लाख उठकर स्केड्यूल सी से उठकर, क्योंकि सारी समरी जाती है 1040 के अंदर, ये सीधा सीधा चला गया 1040 के अंदर। ये रहा आपका 1 लाख का प्रॉफिट। ये रहा टोटल इनकम आपकी कितनी है, 1 लाख। ठीक है, अब आते हैं हम जब रिटर्न पढ़ते हैं। जॉनी लीवर साहब हैं, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे हैं, दोनों के सोशल सिक्योरिटी नंबर है, इस जगह पे रहते हैं। एक बेटी है इनकी। जॉब वगैरह कुछ नहीं करते, बिजनेस करते हैं, जिसका 1 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में से जो ये है अमाउंट, ये है 50% ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स है उसकी 50% आपको ऑटोमेटिकली एक डिडक्शन अलाउ कर दी जाती है। तो आपका 1 लाख में से 50% ऑफ आपका 92,935 आपका आ गया नेट टैक्सेबल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस के प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी। स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज डिडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर नहीं पता तो दोबारा बताता हूं। यूएस के अंदर आपको, जैसे पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि 6 लाख तक की इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है, इससे ऊपर की इनकम जो है वो उस पर टैक्स लगेगा। तो इसी तरीके से यूएस के अंदर दो हैं। एक तो स्टैंडर्ड ले लो डिडक्शन, जो कि आपके जो डिपेंड, ये कहा चला गया, सॉरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि डिपेंड करती है आपके स्टेटस के ऊपर कि आप सिंगल फाइल कर रहे हैं। अगर सिंगल फाइल कर रहे हैं तो अब 2023 के अंदर 13,000 कुछ हो गई है। ओके, अगर आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली हैं तो ये 25,000 आपको 900 मिल रही है। अगर आप मैरिड फाइलिंग सेपरेटली कर ले तो इसका आधा कर लीजिए। अगर हेड ऑफ हाउस होल्ड है, हेड ऑफ हाउस होल्ड का मतलब ये कि आप शादीशुदा नहीं है लेकिन आपके पास डिपेंडेंट मौजूद है। और क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस का मतलब होता है जिसे हम विडो कहते हैं। तो वो विडो है, विडो का मतलब ये कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसके पास एक चाइल्ड मौजूद है। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई हो, चाइल्ड नहीं है, तो वो सिंगल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अगर उन्होंने शादी कर ली है, 31 दिसंबर का स्टेटस देखा जाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा सिंगल था, 11:58 पे 31 दिसंबर 11:58 पे उसकी शादी हो गई 2022 में, तो वो 2022 के अंदर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली हो, मैरिड फाइलिंग करेगा या तो ज्वाइंटली या तो सेपरेटली। लेकिन पता चला 12:05 पे उनकी डाइवोर्स हो गई। ठीक है, 2023 के अंदर, तो 2023 के अंदर वो 31 दिसंबर का स्टेटस देखा जाएगा, लेकिन जो 22 का जो 11:58 का जो स्टेटस होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब हम ये कहते हैं कि 1 लाख की प्रॉफिट है,
उसके अंदर से सेल्फ एम्प्लॉय ऑटो डिडक्शन दी जाती है। इसमें सवाल ना कीजिएगा ये क्यों दी जाती है भाई, ये आईआरएस ने दी है कि जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स होगा उसका 50% आपको डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। 92 935 इसके अंदर से स्टैंडर्ड डिडक्शन आप माइनस कर लेते 13,407 क्यूबीआई क्वालिफाइड बिजनेस डिडक्शन, ये क्यूबीआई है। क्यूबीआई आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो पहले आपको मिलती है 1 लाख में से 50% ऑफ योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एडजस्टमेंट मिल जाती है, 92 हो गया। फिर आपको 25,000 की स्टैंडर्ड की डिडक्शन, जो भी आपका स्टैंडर्ड होता है। अगर आपने स्टैंडर्ड के लिए, अगर आपके पास मेडिकल बिल, या आपके पास मेडिकल बिल के साथ साथ अगर आपके पास स्टेट टैक्सेस हैं, या आपके पास मॉर्गेज है, या आपके पास कैश किस कंट्रीब्यूशन कैश की जो डोनेशंस वगैरह हैं वो है, या आपके पास थीफ्स है, तो अगर ये 25,900 से ज्यादा है तो वो लीजिए। लेकिन यूएस के अंदर ज्यादातर लोग जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर आप आइटमाइज डिडक्शन लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स 6 से 8 साल 10 साल तक रखने पड़ते हैं। कभी भी ऑडिट आए तो आपको जनरेट करने पड़ सकते हैं। आगे आ जाइए, 13,407 बच गया 92 में से 25,000, फिर ठीक है। क्वालिफाइड बिजनेस डिडक्शन, नाइन्टी टू में तो 25,000 13 39,000, और आपका टैक्सेबल इनकम हो गई 53,000, ठीक है। आगे आइए, उस 53,000 के ऊपर जो आपका टैक्स अप्लाई होगा वो होगा 6,002। इसके ऊपर आपका एक बेबी है तो 2,000 आपका टैक्स क्रेडिट मिल गया आपको। और टैक्स क्रेडिट मिलने का जब 6,000 आपका ये फेडरल टैक्स है, उसके अंदर से 2,000 आप निकाल दीजिए आपका जो क्रेडिट मिला है बेबी की वजह से, आपका चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। तो 6,000 में से 2,000 आपने माइनस किया तो 4,000 का आपको टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। अब आपने कहा ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स 14,000, मैंने कहा था फेडरल टैक्स के साथ साथ आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स देना है। अब सवाल सबके माइंड में ये आ रहा होगा, यार 1 लाख के ऊपर तो सर ने कहा था 15.4% टैक्स है, लेकिन यहाँ तो 14,129 नजर आ रहा है। तो क्या रेट गलत बताया था या कुछ और गलत बताया था? वॉइस ये वॉइस डिस्टॉर्शन क्या सबको महसूस हो रही है यहाँ पे? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। नहीं सर, हमें ठीक आ रही है। वॉइस ठीक आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम 14,129 ये किस तरीके से कैलकुलेट हुआ, तो मैंने कहा था कि ये कहाँ जाके पता चलेगा, ये पता चलेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आगे आ जाइए, इसकी कैलकुलेशन क्या है, $1 लाख है। इसमें से आप वो कहते हैं कि आप 7.65, क्योंकि 15.4 जो है वो आपका आप 15.4% जो है इसके अंदर जो 7.65 है वो एम्प्लॉय का होता है, और 7.6 जो है वो एम्प्लॉयर का होता है। तो अगर आप खुद एम्प्लॉयर हैं तो वो कहते हैं कि 7.65% इसमें से निकाल दीजिए। तो इसकी कैलकुलेशन मैंने बनाई है, आयन थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते ताकि आपको यहाँ पे समझ आए। ये रही कैलकुलेशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स दो हिस्सों का मजमुआ होता है, सोशल सिक्योरिटी और सर नजर नहीं मेडिकेयर। आ रही। ओके, थैंक यू, तीन थैंक चीज यू, है। थैंक यू, थैंक यू। अब आपको नजर आ रहा है? जी सर, अब आ रहा है। ग्रेट, वंडरफुल, वंडरफुल। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो होता है वो दो हिस्सों का मजमुआ होता है, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर। ये आपने देखा था कि ये सैलरी के अंदर भी यही था। 12.4% जो होता है वो सोशल सिक्योरिटी होता है, और 2.9% जो होता है वो मेडिकेयर होता है। तो 15.3% टोटल होता है। इसके अंदर से इसको डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है। 7.65% जो होता है वो एम्प्लॉयर बेयर करता है, और 7.65% जो है वो एम्प्लॉय बेयर करता है। लेकिन यहाँ पे जब हम अपना खुद का बिजनेस कर रहे होते हैं तो एम्प्लॉय भी में और एम्प्लॉयर भी में, तो वो क्या होता है कि आपको 15.3% देना होता है, ठीक है। अब इसकी लिमिट क्या होती है, सोशल सिक्योरिटी टैक्स जो होता है वो 1,47,000 से ऊपर की इनकम के ऊपर नहीं अप्लाई होता। मिसाल के तौर पे जैसे मुझे अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अगर ये 2 लाख का प्रॉफिट होता तो मैं सोशल सिक्योरिटी टैक्स जो है वो सिर्फ 1,47,000 रुपए पे देता, बाकी पे नहीं देता। लेकिन मेडिकेयर जो है वो मैं पूरे 2 लाख के ऊपर देता। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आया 1 लाख, इसके अंदर से माइनस कर दिया 7.6%, 92% हो गया तो 9.35 हो गया। तो 1 लाख में से आपने अमाउंट एलिजिबल है $92,350। ठीक है, यही यहाँ पे शो हो रहा है, $92,350। ओके, आगे आ जाइए। इसके ऊपर आप 92,000 है, कोई इसका मतलब 1,47,000 से नीचे है तो आप पूरे अमाउंट के ऊपर 12.4% टैक्स लगाएंगे, तो $11,451। ये लीजिए, ये रहा $11,451। क्यों? क्योंकि 1,47,000 है। ओके, इसी के साथ ही स्क्रीन नहीं है। जी जी, स्क्रीन आ रही है ना? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये अब आ रही है। जी, थैंक यू। इसी तरह मेडिकेयर क्या है, 1 लाख का प्रॉफिट है, इसके अंदर हम 7.65% माइनस कर देते हैं, 92.35%। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख से, जो भी आपका प्रॉफिट होता है स्केजुअल सी का कोई भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ आएगा 92, और उसके ऊपर हम 2.9% लगा देते हैं। तो इन दोनों का टोटल जो है वो आपका 14,129 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7,065 आपको, 7065 आपको टैक्स ये डिडक्शन मिलेगी, जो कि आपने यहाँ पे देखी थी 7065, ये रही। 1 लाख में से 7065 तो 92,935। ठीक है, बाकी ये डिडक्शंस वगैरह चीजें हैं। ओके, इन दोनों चीजों को छोड़ दीजिएगा, ये आगे आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा, ताकि QBI जब आप पढ़ें तो आपको पता हो कि ये दोनों क्या चीजें हैं। अभी आप यही एज्यूम कीजिए 25,000 में से हमने, जो हमारी टैक्सेबल इनकम है 53,628 है, इसके ऊपर फेडरल टैक्स अप्लाई हो गया $6,224, मुझे फेडरल टैक्स देना है। मेरे पास चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि आपको जो क्रेडिट होता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है। तो 6,000 में से 2,000 मुझे मिला। अगर मेरे पास एक बच्चा है, अगर ये मेरे पास 4 बच्चे होते तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे 8,000 रखता। अब 4,000 में से 6,000 में से 2,000 माइनस 4,000, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स आ गया। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स इसलिए यहाँ आ रहा है क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस के ऊपर जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो उसी स्टेज के ऊपर आप टैक्स दे देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो लिहाजा आपको यहाँ पे नजर नहीं आता, बिजनेस वाले का नजर, जॉब वाले का नजर नहीं आया था। बिजनेस वाले का इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसे खुद पे करना है। तो 14,129 इस तरीके से आपका कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसमें कोई सवाल आपका है? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और टिपिकल करने जा रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स को थोड़ा सा टिपिकल कर रहा हूँ। ये तो बड़ा मैंने सिंपल सिंपल सा बता दिया ना। अगर मिसाल के तौर पे इनकी सैलरी होती, सैलरी भी होती और जॉब में सैलरी भी होती, और अगर ये बिजनेस भी कर रहे होते, तो उस सूरत में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होता। तो पहले माइंड में याद रखिएगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स टोटल इनकम, टोटल साल की इनकम का 1,47,000 2022 के अंदर है, और 2023 के अंदर 1,60,200। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सिर्फ $1,47,000 की इनकम के ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स देना है। इससे ऊपर की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना। अब मैं मिसाल लेता हूं कि ये जॉब भी करते हैं और ये बिजनेस भी करते हैं। तो जॉब इनकी $85,000 की। ठीक है, मैं जरा सिस्टम में आया, सिस्टम में आके मैंने रिटर्न खोला। मैंने कहा कि ये जैसे हमने पिछले कल बनाया था रिटर्न। तो नजर नहीं आ रहा। जी जी जी, आज मेरा कोऑर्डिनेटर नहीं है यार, तो इसलिए है ना, मुझे है ना वो बार बार स्क्रीन नहीं दिखा रहा। माजरत के साथ भाई, आप लोग थैंक यू सो मच, बताते रहिएगा। तो ये हमारे सिस्टम में ये है कि ये स्क्रीन बार बार है ना हमें ऊपर से जाके चेंज करनी पड़ती है, इसकी वजह से मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो हम वही सैलरी के अंदर आए, और सैलरी के अंदर हमने सबसे पहले ये कहा कि भाई $85,000 मेरी इनकम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने पहले ही $85,000 के ऊपर सोशल सिक्योरिटी टैक्स और मेडिकेयर टैक्स दे दिया है। इसका मतलब है कि मैंने 1,47,000 में से 85,000 के ऊपर सोशल सिक्योरिटी टैक्स दे दिया है। तो अब मेरी इनकम क्या बनी, आइए देखते हैं। मैंने
जो प्रॉफिट कमाया है वो $1 लाख कमाया है, उसमें से मैं एलिजिबल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो होगा वो 7.6% माइनस कर दूंगा, तो 92,353 हो गया। ओके, तो $85,000 एंड $92,000, तो टोटल कितना हो गया भाई, ये मैं यहाँ बता देता हूँ कि मैंने कहा कि सो प्रॉफिट $1 लाख का आया, 92,000 एलिजिबल। मैं इस 85,000 के ऊपर ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी टैक्स दे चुका हूँ, लिहाजा मैं अब इस 85,000 में तो दोबारा नहीं दूंगा। तो इस 85,000 और अगर मैं 92 को प्लस कर लूं तो ये बनते हैं 1,77,000। लेकिन मुझे मैक्सिमम कितनी सैलरी के ऊपर टैक्स, कितनी इनकम के ऊपर सेल्फ परफॉर्मेंस टैक्स देना है? 2022 में 1,47,000 और 2023 में मुझे देना है 1,60,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 85 पे ऑलरेडी दे चुका हूं, तो 85 में 1,47,000 में से मैं 85 माइनस करूंगा तो सिर्फ मैं $62,000 पे टैक्स दूंगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो कि बनेगा 7,688। ओके, आइए यही हम सिस्टम में देख लेते हैं कि क्या सिस्टम ने भी यही कैलकुलेट किया है। जब आप रिकॉर्डिंग देंगे तो फिर आपको ये हजम होगा, क्योंकि मुझे ये बताना जरूरी था। अगर मैं सीधा सीधा निकल जाता तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स फिर आपको कल को परेशान करता। दैट्स वाई मैंने इसको क्लॉज को डाला है। आइए देख लेते हैं। ये देखिए, 1,92,000 क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया 92,350। अब मैंने बोला मेरी एलिजिबल क्या है, 1,47,000। ओके, 85,000 पे मैं ऑलरेडी सैलरी पे टैक्स दे चुका हूँ, सैलरी पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स दे चुका हूँ। तो मैंने कहा 1,47,000 में से मैं 85 माइनस करूँ तो बच गया 62,000। ठीक है, जब 62,000 के ऊपर मैंने ये लगाया रेट 12.4%, तो बना 7,688। क्या हमारा भी 7,688 ही आ रहा है? जी, 7,688। अब मेडिकेयर, मेडिकेयर में मैं कहता हूं कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब 85,000 के ऊपर मैं टैक्स दे चुका हूं, बकाया जो है 92,350 उसके ऊपर मैं 2.9% टैक्स दूंगा, जो कि 2.2678 बन गया। यही यहाँ पे शो हो रहा है 2678। तो अब मेरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि मेरी इनकम जो पहले थी वो 92 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो रहा था, अब मेरी इनकम जो है वो 65 के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है टैक्स, सॉरी 62 के ऊपर। सो दैट्स वाई अब मेरा जो अमाउंट है वहां पे 7,000 से कम हो गए, 5,183 हो गया। आइए देखते हैं क्या यही है। सॉरी, 5,183। ठीक है, 1 लाख मेरी सैलरी इनकम है, 85,000। 1 लाख मुझे बिजनेस में हुआ, 1,85,000 मेरी टोटल इनकम है। 5,183 50% ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स मैंने माइनस किया, ये आ गया। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करी, ये दोनों क्यूबीआई और ये दोनों मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्यूबीआई। ओके, तो 25,000 और 18,000 किया तो 44,000 हो गया। ठीक है, आपने 1,79,000 में से 44,000 माइनस किया तो ये आपका 1,34,000 आ गया। 1,34,000 पे जो फेडरल टैक्स बनता है वो $20,000 बनता है। आपके पास एक बेबी है, ठीक है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट आपको मिला $2,000 का, तो आपको $18,000 टैक्स देना है। फिर इसके बाद सिर्फ 18 नहीं देना, आपने 10,366 जो है वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी देना है। ठीक है, तो आपको टोटल टैक्स देना है 18,000 प्लस 10,000, 29,000 का टैक्स देना है। ठीक है, ये आ गया। अब इसको, ये क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आपको बिजनेस के ऊपर एस्टिमेटेड मतलब एडवांस टैक्स देना है, तो वहां पे भी यूएस के अंदर आपको क्वार्टरली बिजनेस के ऊपर एस्टिमेटेड टैक्स देना पड़ता है। देखिए सिस्टम, हम कहते हैं ना रूल रेगुलेशन, तो रूल और रेगुलेशन यूएस में जिस तरीके से स्ट्रिक्ट है ना, वो आपकी सोच है। अब आप खुद सोचिए कि 1,85,000 में से उस बंदे ने टैक्स कितना दे दिया? सिंपल सा, उसने 1,85,000 में से उसने 29,000 टैक्स दे दिया, सीधा सीधा। ओके, तो ये सारा है ऑल अबाउट दिस थिंग। अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है क्रेडिट्स की। सिर्फ अभी आपने चाइल्ड टैक्स क्रेडिट पढ़ा है, अभी डिपेंडेंट पढ़ेंगे। अभी हमने बाकी चीजें पढ़नी है। ओके, तो आइए अब सवालात की तरफ चलते हैं।
थैंक यू सो मच। अब मुझसे वन बाय वन पहले प्लीज हैंड कीजिएगा। हैंड करने के बाद प्लीज हैंड सब रेज कर लीजिए। मैं वन बाय वन जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस के ऊपर सबसे मैं सवाल देना शुरू करूंगा। ओके, हैंड रेज कर दीजिए मेरे पास प्लीज, ताकि मुझे नजर आ जाए। यस नहीं खोकर साहब। अच्छा सर, आप सर अक्सर सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं। जी जी तो सोशल सिक्योरिटी एक तो हमें समझ आती है, एक तो पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी है जो कि हम लोग समझते हैं कि जिनकी मतलब जो मिनिमम वेज से नीचे होते हैं उनका होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल चेंज है। एक तो सोशल सिक्योरिटी नंबर है, फिर उसके हम्म, बाद उसका टैक्स कट रहा है, और वो एज हम जिस तरह प्रोविडेंट फंड होता है उस तरह हम डील कर रहे हैं। लेकिन मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली है क्या चीज़ है सोशल सिक्योरिटी। ठीक है। पाकिस्तान में तो सोशल सिक्योरिटी मतलब ईओबीआई, ठीक है। ईओबीआई हर हर लेवल के ईओबीआई बंदे। फर्क चीज है, सोशल सिक्योरिटी फर्क चीज है। दोनों डिफरेंट है। जो ईओबीआई है वो नहीं पेंशन है। नहीं, वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वो आप सोशल सिक्योरिटी उस दूसरे कॉन्सेप्ट पे ले गए, नाम में ना जाइए। एक तो सोशल सिक्योरिटी नंबर है। सोशल सिक्योरिटी नंबर का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया। दूसरा सोशल सिक्योरिटी टैक्स क्या होता है कि जब आप रिटायर होंगे, देखिए सबके लिए 1,47,000 की लिमिट रख दी। इसी तरीके से पाकिस्तान में ईओबीआई जैसे है कि आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन मिलती है एक तरीके से। तो इसी तरीके से यूएस के अंदर भी आपको एक पेंशन मिलती है जिसे आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कहते हैं। वो हर साल आपको, जब आप एक स्पेसिफिक एज के बाद जाते हैं, 62 है या 70 शायद है एज, 62 या 70 है, मुझे एज कंफर्म नहीं है, आपको कंफर्म कर दूंगा। तो उसके स्पेसिफिक टाइम के बाद जब आप, जितनी ज्यादा आपका टेन्योर होगा, लेंथ होगा, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता रहता है। तो ये सोशल सिक्योरिटी जो है वो आपको इसी हिसाब से मिलता रहता है। एक तरीके की पेंशन कह लीजिए, लाइक ईओबीआई। यस मोहसिन। मोहसिन औलिया। जी जी सर, मेरे दो तीन सवाल थे। एक तो ये था कि जो एस कॉर्प के बारे में आपने बात की, तो जस्ट एक फॉर्म फिल करना है या उसके कुछ प्रे रिक्विजिट्स इसके अलावा भी होते हैं? मतलब कोई भी एलएलसी एस कॉर्प का स्टेटस ले सकती है? ठीक है, और अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो इसमें फेडरल टैक्स कैलकुलेट हो रहा है उसकी परसेंटेज क्या है? ठीक है, तीसरा। तीसरा, इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्योंकि ये एलएलसी है सिंगल मेंबर, तो स्टेट में रजिस्टर्ड होती है, तो इसमें स्टेट टैक्स जो सोशल सिक्योरिटी टैक्स है वही कहलाएगा? ठीक है, वंडरफुल क्वेश्चन, आई लव इट। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एस कॉर्प कोई भी एलएलसी बन सकती है? जी बिल्कुल। एलएलसी बनने के तकरीबन आपको 2 महीने 15 दिन का टाइम होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 2 महीने 15 दिन के अंदर ही एस कॉर्प के लिए अप्लाई कर दें। आप कभी भी एस कॉर्प के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक सिंपल सा फॉर्म होता है 2553, जिसे हम इलेक्शन, वहां पे जब आप चेंज करते हैं ना एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस के अंदर, तो उसे इलेक्शन फाइलिंग कहते हैं। तो इलेक्शन फाइलिंग का मतलब ये है कि आप सिंपल फॉर्म 2553 भरिए, तो यूट्यूब पे जाइए, 2553 किस तरीके से भरा जाएगा, फैक्स कर दीजिए, और आपका काम खत्म, ये एस्कॉप बन गई, लेटर आ जाएगा। दूसरा सवाल ये था इनका कि जो फेडरल टैक्स है उसका रेट क्या है। तो वो जो पाकिस्तान के अंदर स्लैब्स है ना, जिस तरीके से सैलरी के और इंडिविजुअल के स्लैब्स हैं, वैसे ही इंडिविजुअल के यूएस के अंदर स्लैब हैं, एस कॉप और सी कॉप। और क्योंकि टैक्स जो होता है वो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर होता है, तो इंडिविजुअल के जो रेट्स हैं वो $0 से लेकर $10,000 तक हैं। 0 डॉलर से लेकर $10,000 तक 10% है। फिर इससे आगे जाते रहेंगे तो आपका 37% तक टैक्स रेट जा रहा है। जस्ट लाइक पाकिस्तान में जिस तरीके से इंडिविजुअल और सैलरी के स्लैब्स हैं, तो गूगल के ऊपर अगर आप स्लैब कर लेंगे तो आपको सारे स्लैब्स मिल जाएंगे, 1040 के स्लैब्स इंडिविजुअल के। तीसरा था कि सर जिस तरीके से हमारे फेडरल टैक्स दे रहे हैं या सोशल सिक्योरिटी टैक्स दे रहे हैं, तो ये क्या इनफ होगा स्टेट के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टेट का जो है वो अलग, अगर एक आप ऐसी स्टेट के अंदर मौजूद है जो कि स्टेट टैक्स देती है, तो इसके साथ आप फेडरल टैक्स, सोशल सिक्योरिटी टैक्स के साथ साथ आप स्टेट इनकम टैक्स भी फाइल कर देंगे, क्योंकि ओहायो जो है वो स्टेट टैक्स के एम्बिट में है। तो इसी आप $1,85,000 के ऊपर आपको स्टेट टैक्स देना होगा।
हर स्टेट टैक्स का रेट अलग है, कोई 4% लेता है, कोई 3% लेता है, कोई 5% लेता है, कोई 6%, कोई 10%। तो स्टेट टैक्स भी देना होगा। तो ये है। जी दानिश जी गाजियानी। इसमें जी 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 मौसम, बोले 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 बोले। सर वैसे तो आपने कहा है कि एस कॉर्प के बारे में डिटेल में आप बाद में करोगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, उसको क्लियर करने के लिए सवाल पूछ रहा हूँ ये मैं, कि जिस तरह से मैं प्री रिक्विजिट्स की बात कर रहा था, मिसाल के तौर पर अगर आप एस कॉर्प का स्टेटस ले लेते हो तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है वो वेव हो जाएगा, राइट? तो बिल्कुल, उस अभी तक यही कंडीशन के रखिएगा। अंदर जब वो, अभी जी तक जी, यही उस रखिएगा। कंडीशन के अंदर जब हमें यूएस गवर्नमेंट या यूएस स्टेट इस बेनिफिट को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जिस तरह से प्री रिक्विजिट्स आपने बताया कि कुछ टाइम पीरियड रजिस्ट्रेशन के बाद या फौरन भी करवा सकते हो, तो उसके अलावा भी तो कोई रिक्वायरमेंट्स होती होगी, लाइक जी मिसाल बिल्कुल के तौर होती पे है अगर पाकिस्तान वो। के। जी बिल्कुल होती है वो। एसकॉप का जब टॉपिक आएगा उस वक्त मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है सर। जी दानिश गाजियानी। दानिश गाजियानी, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा चलें, एस कॉप का तो अभी आपने कहा कि जब आएगा तो मैं समझाऊंगा। बस मेरा पहला सवाल तो उसी के मुतालिक था कि जब एस कॉप में आप सोशल सिक्योरिटी टैक्स बचा सकते हो तो फिर आप एलएलसी पे क्यों जाएं? ठीक है, वो तो आप कह रहे हैं कि आगे मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा तो मैं उस बारे में बता दूंगा। अभी सबके सवाल ले लूं, ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं सवाल ले लूं, बस एक आपको सरसरी सा बताता हुआ निकल जाऊंगा। तो सबके मैं पहले जी जी सवाल ले लूं। एसकॉप के बारे में सरसरी सा बताता हुआ निकल जाऊंगा कि लोग क्यों नहीं आते। आगे आइए। ठीक है। दूसरा मेरा सवाल ये है, जो हम टैक्स फाइल करते हैं एम्प्लॉय का, जैसे एलएल मेरी, ठीक है, मैंने उसमें प्रॉफिट दिखाया और टैक्स कंपनी का फाइल कर दिया। मैं अगर उस कंपनी से सैलरी भी विड्रॉ करता हूँ तो इसी एक उसमें फाइल होगा? सैलरी सिंगल मेंबर एलएलसी के अंदर आप सैलरी नहीं ले सकते। अच्छा, मतलब जो भी इनकम या प्रॉफिट होगा वो सिंगल नंबर का ही जी हाँ। उसमें इनकम में काउंट होगा? जी हाँ। फिर वही बात आ ओ, जाएगी कि मैं फिर एसकॉप में बताऊंगा कि कैसे सैलरी ले सकते हैं। ओके, अच्छा, वो तो फिर वो डायरेक्टरशिप और सारी चक्कर होंगे ना उसमें। जी 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 जी। ठीक क्योंकि ठीक मैं है। बताऊंगा आपको, मैं आपके क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, मोहसिन औलिया का क्वेश्चन भी बिल्कुल वैलिड है, आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल वैलिड है। लेकिन ये वक्त से पहले की बात है, लेकिन अभी क्लास खत्म होती है ना, क्वेश्चन ले लूं। फिर मैं आपको हम्म, सच सही सा बता देता हूँ कि फर्क क्यों है, लोग इस तरफ क्यों जाते हैं, इस तरफ क्यों नहीं जाते। यस आसार। अस्सलाम आसार सही है भाई। वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि जो आपने एक बीच में टैक्स रिटर्न में हम कर रहे थे, तो एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस, इसका मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो हम एक्रूअल बेसिस पे ही, जैसे सेल टैक्स की रिटर्न होती है तो एक्रूअल बेसिस पे ही जाती है पेमेंट, तो बात में आती रहती है। तो वहां पे ये कैश बेसिस पे क्यों चल रहे हैं, एक्रूअल बेसिस पे क्यों नहीं चलते? और दूसरा मेरा सवाल ये था कि जब आपने हमें पहला असाइनमेंट कराई थी, तो उसमें हम फाइलिंग ज्वाइंटली कर रहे थे, लेकिन हमने सिर्फ W2 फॉर्म जॉनी लीवर का फिल किया था, उसमें हमने देविका का फॉर्म नहीं फिल किया था। तो वैसे क्या उनका भी करना बनेगा, क्योंकि वो जॉइंटली में तो उनका भी फॉर्म आना चाहिए ना, क्योंकि वो भी एज एन इंजीनियर काम कर रही हैं। और बस यही दो सवाल फिलहाल। अच्छा जबरदस्त। देखिए पहला तो ये है, पहला सवाल क्या था भाई तुम्हारा, सॉरी भूल गया। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस वाला, क्योंकि हाँ हम लोग तो देखो पाकिस्तान में भाई, एक्रूअल बेसिस पे कैश चलते हैं। बेसिस वहां पे चलता है, आपके पास चल रहा है आईएफआरएस और वहां पे चल रहा है अलग, ठीक है ना, रूल चल रहा है। तो अब कैश बेसिस और क्यों एक्यूरल है, देखें जो वही तरीके की आपको अकाउंटिंग के अंदर आप कर रहे होते हैं एक्यूरल बेसिस के ऊपर सारी चीजें। लेकिन वर्ल्ड के अंदर दोनों एक कॉन्सेप्ट है, कैश कॉन्सेप्ट है और एक्यूरल कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई कंपनी कहती है कि भाई मैं प्योरली मैं काम ही नहीं करती एक्यूरल के ऊपर, लाइक अमेजोन, अमेजोन कहता है भाई पहले पैसे दोगे तो फिर काम करूंगा, ठीक है ना, तो अब उसका तो रिसीवेबल होगा ही नहीं। ठीक है। तो ठीक इसी होगी। तरीके से हर कंपनी है वो अपने तरीके से चलती है। तो आपको अगर ऑप्शन ना देना तो ये तो बिल्कुल ही अलग है। एक सेकंड रुकिएगा या सिर्फ एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज, एक सेकंड। मैं जी एक, आई एम सॉरी। अच्छा दूसरा तुम्हारा सवाल क्या था भाई आसाद? सर, दूसरा सवाल ये था कि जब हम पहली आपने जो पहली असाइनमेंट कराई थी, तो उसमें हमने W2 फॉर्म सिर्फ जॉनी लीवर का फिल किया था, उसमें हमने उनकी वाइफ का फिल नहीं किया था। तो वो आपने वैसे ही नहीं दिया था, या जी वैसे ही पॉसिबल है नहीं कि दिया, वो कोई जरूरी हो सकता है वो इंजीनियर हो लेकिन वो जॉब नहीं कर रही पूरे साल, तो W2 आया ठीक ही नहीं। हो सकता ठीक है हो गया। जॉनी लीवर यूएस में, आपको पता है जब ये कोविड आया था तो हमारे पास एक एक बंदे के 5-5 फॉर्म आते थे, इवन के आईटी, स्पेशली आईटी वालों के। क्यों? सही। तो उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के अंदर इधर उधर है ना, मतलब बंदे थे नहीं, उन्होंने आउटसोर्स किया काम और अपने नाम के ऊपर 5-5 कंपनीज में काम कर रहे थे।
तो एक बंदे के 5 W2 भी आ सकते हैं, तो इससे बेफिक्र रहिएगा। ये है जिशान लियाकत। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम जी जी। अच्छा सर, मेरे 3 क्वेश्चन है। एक तो है कि एस कॉरपोरेशन को जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, क्या उसकी कोई फीस है अप्लाई करने की? कोई फीस नहीं दूसरा है। है ठीक है। दूसरा है कि अगर हमारा टैक्स सीजन चल रहा है, हम अपने क्लाइंट को, जैसे कि आपने कहा है कि हम उसे एक सजेशन दे सकते हैं कि आप एस कॉर्पोरेट आके अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स को बचा सकते हैं, तो क्या हम उसी टाइम पीरियड में इसको अप्लाई करके, इसका टाइम पीरियड कितना होता है जब हम एस कॉर्पोरेशन में, क्या उन्हीं दिनों में हम दोबारा इसका स्टेटस पे अप्लाई कर सकते हैं? जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके अब एस 1 वीक। आगे बोलो, आगे बोलो। तीसरा सर ये है कि जब एस कॉर्पोरेट ऊपर हम एम्प्लॉय पे जो ऑनर होगा, जब वो पेरोल पे निकाल रहा होगा, तो क्या वो जब हम W2 देखते हैं उसमें से टैक्सेस विदहेल्ड हुए होते हैं, तो क्या वो अपने टैक्सेस विदहेल्ड करके उसको रिटर्न्स वगैरह सबमिट करवाएगा? क्या इसका क्या सीन है? हाँ है, सारे एस्कॉप के सवाल हैं भाई। मैं कह रहा हूँ तुम लोग टॉपिक पे रहते नहीं हो, टॉपिक से निकल जाते हो। मैं बता देता हूँ, चलो फिर भी कुछ कुछ सवाल आके आखिर आखिरी में सारे ही सवाल के जवाब दे देता हूँ मैं, ठीक है ना। एस्कॉप से रिलेटेड है, अभी एस्कॉप करवाऊंगा, लेकिन चलो मैं एक दो सवाल तुम्हारे जवाब दे देता हूँ। कि पहले तो ये है कि कोई भी फीस नहीं है, फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा ये है कि आपने मिसाल के तौर पे एस्कॉप कब से करना है। अगर आपको पिछले साल से करना है और आप इस साल का रिटर्न भर रहे हैं, तो आप फर्स्ट से आप डेट डाल देंगे। मिसाल के तौर पे अभी 2023 चल रहा है, तो अगर कोई जनवरी फरवरी 2024 में आता है और आप उसकी एस्कॉप करना चाहें, तो आप बैक डेट में जाके उसकी एस्कॉप कर सकते हैं। अगर एस्कॉप मिसाल के तौर पे बनी ही 2022 के अंदर है, ठीक है ना, तो जिस दिन बनी है आप उस दिन की डेट डाल सकते हैं, और वहां पे रीजन लिखा जाता है वहां पे कि मैं सीपीए से इन्होंने लेट कांटेक्ट किया, और जो पर्सन है या टैक्स पेयर है उसको पता नहीं था कि एसकॉप की कोई डेडलाइन है। तो आप अगर आज कर दें और पिछले साल के डेट के अंदर आप इसका एसकॉप की डेट डाल दें, तो वो एप्लीकेबल हो जाती है। और तीसरा ये है कि बिल्कुल सैलरी, क्योंकि एसकॉप के अंदर फायदा ये होता है कि आप सैलरी लेते हैं, ठीक है, और सैलरी के अंदर आप बाकायदा वही ट्रीटमेंट करेंगे जो आप एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय की कर रहे होते हैं। यस मोहसिन एलिया। सर वो 1 मिनट मुझे स्लाइड अगर आप स्क्रीन पे दिखा दें जिसमें पीएनएल कैलकुलेट हुआ था। जी, ये लिए। हाँ 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 हाँ। ये रहा जी, ये लिए। नजर आ रहा है आपको? जी, पीएनएल जिस पे कैलकुलेट हुआ था, जिसपे रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह थे। ये लीजिए, ये रहा पीएनएल। सर आई गेस शेयर नहीं हुआ, वो पेज नहीं शेयर हुआ। कर तो दिए स्क्रीन शेयर आप लोगों से। क्या देखना है मुझे ये सेल्फ बताओ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स कैलकुलेशन नजर आ रही है जिसमें पीएनएल जहां बना हुआ था। आप रिटर्न की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये आपकी स्लाइड पर आपने जो टैक्स ये जो पीएनएल। ये रहा पीएनएल बना हुआ मेरी स्लाइड पे। सर हमारे पास पेज नंबर 29 शो हो रहा है। तो आप पीएनएल ना कहिए ना, आप कहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स कहिए ना। नहीं नहीं, तो पीएनएल देखना है सर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स कैलकुलेशन नहीं देखनी। अरे तो भाई ये रहा ना पीएनएल। आप रिटर्न की बात कर रहे हैं, या मेरी मेरी स्लाइड तो 22 नंबर पेज है। जी अब आया। जी फरमाइए। ठीक है, बस ठीक है। ये मैं असल में जो 1 लाख की कैलकुलेशन बन रही थी ना प्रॉफिट की, नेट इनकम की, उस पर मुझे ऐसा लगा शायद मैंने कुछ मिस कर दिया। प्रॉफिट कुछ ज्यादा कम था या ज्यादा था, लेकिन बाद में आपने उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट किए, तो बस ठीक है। ये 1 लाख की कैलकुलेशन थी, इसी पर हम चले थे। ठीक है सर। बुक कीपिंग थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। हेलो जी सर, जी फरमाइए। मेरा क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर। NAICS जो आपने बताया था और SIC, हम्म। ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो। उस वक्त आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई थी, ये मुझे समझ बिजनेस नहीं आई। तो कोड है आपके। मतलब ये ये कोड बिजनेस हमें कोड है। कब मिलेगा कोड? कोई कब नहीं मिलेगा। ये मैंने आगे स्लाइड के साइड में मैंने ईमेल एड्रेस पूरा वो गूगल लिंक दिया हुआ है। आप इसको जाके सर्च कीजिए इस गूगल लिंक को, और इसके ऊपर सारे NACIS कोड की पूरी वेबसाइट है।
उस वेबसाइट के अंदर से अपने कोड निकाल लीजिए मतलब जो जो भी हम आपके। बिजनेस एम्प्लॉयज हम जी कंसल्टेंसी जी से जी रिलेटेड जी है तो जी जी उस उनका बिल्कुल कोड होगा। जी। अच्छा अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है, वो आपने ये जो 100 में से 7.65% माइनस किया था, हम्म इसको थोड़ा से 7.65% को मैं उसको पूछना चाह रहा था, मैंने कहा चलो नोट कर लूँ, वो समझ नहीं आई मुझे थोड़ा। 15.4%। जी जी, टोटल होता है 15.4%। वो कहते हैं कि यार अगर हम आप एम्प्लॉय होते और ये एम्प्लॉयर का है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 15.4% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स को 2 से डिवाइड करिए, 7.6% आता है। उन्होंने कहा यार इसको माइनस कर लीजिए, ये आईआरएस का फॉर्मूला है। अब हर फॉर्मूले के पीछे एक लॉजिक होती है, वो लॉजिक क्या है वो आईआरएस जानता है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। आगे आइए। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? जी जी जी, फरमाइए फरमाइए, चल रहा है, 5 मिनट और है, प्लीज कर लीजिए प्लीज। सर एक चीज सर पूछनी थी। एक मिनट, पहले कौन पूछा? 7 पूछ रहे हैं? जी सर, एक अर्शद आखिरी चीज़ है, आपने कहा कि एसएमसी में सैलरी नहीं ले सकते, ठीक है। और ये जो हमने अभी रिटर्न फाइल की तो ये एलएलसी की हमने की है, सिंगल मेंबर एलएलसी की, और उसमें साथ में आपने सैलरी का भी शो किया। सैलरी किसी और तो को दीजिए, जी जी, सैलरी किसी और को दिए, खुद सैलरी नहीं नहीं नहीं, ले ये सकते। तो उसको खुद सैलरी जो लिए $85,000 आपने अभी जो शो किया था वो कहीं टैक्स और रिटर्न जॉब में, कर रहा था, वो कहीं और जॉब कर रहा था। तो मतलब अपनी खुद की सैलरी नहीं ले सकता अपने बिजनेस से। नहीं, सिंगल मेंबर एलएलसी में खुद की सैलरी नहीं ले सकता, मल्टी मेंबर में ले जी ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया। सकते। जी कासिम नबी साहब। सर सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। हम्म पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपने चार्ट दिखाया था उसमें ये शो किया था कि जो सिंगल मेंबर एलएलसी है वो एक स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। हम्म तो जब अगर वो स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड होती है तो हम उसकी बिजनेस इनकम पे फेडरल टैक्स कैसे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक लिमिट बताई है कि हम $147,000 तक जो है वो मैक्सिमम वो टैक्स पे करेंगे सोशल सिक्योरिटी का। जब आपने उसकी कैलकुलेशन की है तो वो 147 पे कैलकुलेशन की है, जबकि आपने मेडिकेयर का जो एक्सपेंस कैलकुलेट किया है वो टैक्स कैलकुलेट किया है वो आपने 100,000 जो बिजनेस इनकम का प्रॉफिट आया था उसके ऊपर कैलकुलेट किया है। तो हम बिल्कुल सही। 147 की लिमिट को क्यों लेके चल रहे हैं? हम वो 100,000 की क्यों नहीं लेके चल रहे सोशल सिक्योरिटी हाँ के टैक्स पे? जी जी, बता देता हूँ सर। देखिए, स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है तो स्टेट इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फेडरल। ठीक है, एक कंपनी वो यूएस के अंदर स्टेट बनी हुई है, तो स्टेट ने कहा मेरे पास काम कर रहे हो तो मैं भी दूंगा अपना टैक्स। फेडरल कह रहा है ठीक है। यूएस, फेडरल क्या है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो कहता है भाई मैं भी टैक्स दूंगा। तो फेडरल भी भले स्टेट के अंदर जरूर है, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो है तो यूनाइटेड स्टेट में ना। तो स्टेट कहता है तुम मेरे पास बनी हो तो भाई मैं टैक्स लूंगा, और फेडरल कहता है तुम यूनाइटेड स्टेट में हो तो मैं टैक्स लूंगा। तो दैट्स व्हाई फेडरल और स्टेट दोनों टैक्स लेते हैं। अब आगे आ जाइए, आप कह रहे हैं 147। तो प्लीज आप इसको स्लाइड को दोबारा पढ़िएगा, आपको दोबारा देखेंगे ना 1-2 दफा तो आपको समझ आएगा कि सोशल सिक्योरिटी के लिए 1 लाख सोशल सिक्योरिटी टैक्स 1,47,000 के से ऊपर नहीं दिया जा सकता। मैंने ये जो किया है ये दूसरी स्लाइड में किया है। दूसरी स्लाइड के अंदर वो सैलरी भी ले रहा है कि कहीं और जॉब भी कर रहा है वो बंदा, ठीक है। और वो बंदा जब जॉब कर रहा है तो उसने $85,000 के ऊपर टैक्स ऑलरेडी दे दिया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो लिमिट क्या है? 1,47,000 की। तो 1,47,000 में से 85,000 माइनस करूंगा, 62,000 बनेगा। तो अब मुझे सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स 62,000 के ऊपर देना है, 92,000 के ऊपर नहीं देना। मेडिकेयर की कोई लिमिट नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स की वजह से, तो इसलिए 85,000 के ऊपर वो पहले दे चुका था, ठीक है। तो सिर्फ हमने 92 लिया। तो ये जो आप 147 देख रहे हैं ना, ये 147 पे टैक्स नहीं लगा है, ये टैक्स लगा है 62 के ऊपर, अगर आप कैलकुलेशन करें। अच्छा, एक सवाल एक दफा कर लिया करें मोहसिन, और साथ बार बार प्लीज ना किया करें क्योंकि सब लोगों को होता है मौका। एक दफा जितने सवाल है एक दफा कर लिया करें, ठीक है। बार बार प्लीज ना किया करें। सर एक क्वेश्चन था कि जब सेलर परमिट हम कौन? अप्लाई कर एक रहे होते मिनट, हैं कौन तो कौन उस अभी बोल रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। अरशद इसमें वो शो नहीं हो रहा रेज हैंड। ठीक है अरशद अर्षद, ने बताइए। बट दिस इज द जब हम लास्ट क्वेश्चन। जी जी, जब हम सेलर परमिट अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त वहां पे ना एनएसआई कोड की सिलेक्शन आ रही होती है। अगर वहां पे सिलेक्शन के टाइम पे अगर हम कुछ उसको गलत सेलेक्ट कर दें तो उसका हमारे सेल टैक्स या इनकम टैक्स रिटर्न पे कुछ इम्पैक्ट होता है रेट्स की कैलकुलेशन के अंदर? नहीं, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, थैंक सेल यू सर। टैक्स तो देखिए, सेल टैक्स तो हमारा टॉपिक ही नहीं है ना, स्पोर्ट्स का पार्ट है, तो सेल टैक्स तो ऑब्वियस नहीं है।
लेकिन जी ऑब्वियसली जी बात है सेल टैक्स के अंदर तो फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पे एक्टिविटी के ऊपर ही टैक्स लग रहा होता है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।